Hello and welcome to IBPS Winners. In today's video, we are going to learn about RBI, which is also the Central Bank of India. Banking examinations की point of view से RBI के बारे में जानना सभी candidates के लिए बहुत ही important हो जाता है क्योंकि RBI is one of the institutes जो कि banking perspective और उसकी general awareness के perspective से बहुत important है. RBI से निकलने वाले मॉनेटरी पॉलिसीज और उसकी जो रेट्स होती हैं जनरली जो वो स्पेसिफाई करता है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली एग्जाम क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं. इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड्स अ रियली प्रोमिनेंट प्लेस इन योर प्रिपरेशन. In today's video, we are going to tell you a certain aspect of RBI which is important from the exam perspective. तो आज की वीडियो में हम RBI की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे आज तक की क्वेश्चन बने हैं हम उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. आरबीआई का जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और जिस तरीके से ये कंट्री वाइड प्लेस हैं इसके ऑफिस हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे. उसके अलावा हम आरबीआई की सब्सिडरीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, नोट्स और कॉइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और आरबीआई के फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं आरबीआई की हिस्ट्री के साथ. तो आरबीआई जो इंस्टीट्यूट है उसका शुरुआत जाती है बैक टू 1920s जबकि रॉयल कमीशन ऑफ ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस वाज हेडेड बाय हिल्टन यंग. हिल्टन यंग नाम के ये एक पर्सन थे जिन्हें की ब्रिटिश सरकार द्वारा 1920 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस दिया गया था और इनसे कुछ रिकमेंडेशंस मांगे गए थे इंडियन करेंसी और इंडियन बैंकिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए. 1921 में ये ईयर्स यहाँ पर मेंशन है, इनको आप नोट करते जाइए. आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके साथ के साथ नोट्स ले सकते हैं या फिर उसके बाद में वीडियो को दोबारा देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं. सो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया जो कि उस समय भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फंक्शंस हैं मोस्ट ऑफ वो फंक्शंस कंडक्ट करता था. आज के टाइम में हम इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई के नाम से जानते हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम से आप सभी कैंडिडेट्स जानते हैं. 1926 में जो ये कमीशन था हिल्टन यंग कमीशन, इसने अपनी रिकमेंडेशंस आरबीआई के तौर पर दी. जो उन्होंने अपने जो रिकमेंडेशन थे उसमें एक आरबीआई नाम की संस्था बनाने का रिकमेंडेशन दिया जो कि भारत की इकोनॉमी और उसकी करेंसी और उसके कई सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं उनको रेगुलेट करेगा. आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं क्योंकि हिस्ट्री ऑफ आरबीआई गोज लॉन्ग वे आफ्टर दिस. इसके बाद में जब इस कमेटी के रिकमेंडेशन हो गए उन्हें फुली इम्प्लीमेंट करने में सरकार को थोड़ा समय लगा और 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 was passed by the parliament. Still ये वक्त ब्रिटिश लोग ही इंडिया पर राज कर रहे थे. It was in the time before independence. After which in 1935 1st अप्रैल को RBI was founded and initially the central office which was established in 1937 the central office of RBI which we know is in Mumbai currently. This office was shifted from Calcutta to Mumbai. As you all know कि ब्रिटिश जो सरकार थी उनका मेन जो सिटी था जिससे वो गवर्न करते थे वो कैलकाटा था. इसलिए कैलकाटा से ये ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया मुंबई की तरफ. एंड 1949 में हमारी इंडिपेंडेंस होने के 2 साल बाद 1949 में 1 जनवरी को आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया. नेशनलाइजेशन इज व्हाट? नेशनलाइज इज अ प्रोसेस इन विच गवर्नमेंट टेक्स द मेजर स्टेक ऑफ एनी कंपनी. किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को जब गवर्नमेंट अधिग्रहित कर लेती है, एक्वायर कर लेती है तो इसे नेशनलाइजेशन कहा जाता है. कई सारे बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ बट उससे पहले आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ. और आरबीआई का नेशनलाइजेशन करने की क्यों जरूरत पड़ी इसके बारे में हम अभी आगे की स्लाइड्स में जानेंगे. आरबीआई के जो लोकल बोर्ड है उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं. आरबीआई का एक लोकल बोर्ड होता है. लोकल बोर्ड का स्ट्रक्चर ये है कि 4 लोकल बोर्ड है जिसे आप इस शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं. डीएमसी के विच इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर इट बाय द नेम ऑफ द मेट्रो सिटीज जो इंडिया की 4 प्रोमिनेंट
मेट्रो सिटीज हैं, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उन चारों में इनका एक लोकल बोर्ड है। चारों लोकल बोर्ड पे उनका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जो कि सारी उस रीजन से रिलेटेड, उस लोकल बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आरबीआई मेन ऑफिस, हेड ऑफिस को रिपोर्ट करता है। आरबीआई के रीजनल ऑफिस भी हैं, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री। टू मैनेज द कंट्री 4 ऑफिस तो काफी नहीं होते, इसलिए आरबीआई के 20 रीजनल ऑफिस और इन 20 रीजनल ऑफिस के 11 सब ऑफिस भी एस्टेब्लिश किए गए। इनकी लिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसे सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि आरबीआई का एक गवर्नर होता है, एंड गवर्नर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पॉलिसीज एंड ही हेड्स all the economic happenings in the country। जो भी रिलेटेड डिसीजन होते हैं इकोनॉमी से, वो गवर्नर द्वारा ही हेड किए जाते हैं, और वो गवर्नमेंट से जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है इकोनॉमी रिलेटेड वो लेता है और उसके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक कुछ पॉलिसीज फॉर्म करता है, सो दैट द इकोनॉमी गोज स्मूथ। इसके अलावा गवर्नर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, जो करंटली हैं हमारे फिलहाल जो गवर्नर्स हैं वो हैं श्री शक्तिकांत दास, और जो हमारे फिलहाल 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं वो हैं एनएस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो, एमके जैन एंड माइकल पात्रा। सबसे रिसेंट अपॉइंटमेंट मिस्टर माइकल पात्रा की थी, जो कि विरल आचार्य जी के जाने के बाद अपॉइंट हुए थे। काफी समय तक ये चौथे डिप्टी गवर्नर की पोस्ट वैकेंट थी, जिसे कि फिलअप किया गया माइकल पात्रा द्वारा। तो आरबीआई का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें 4 लोकल बोर्ड मेंबर्स आते हैं। इसके अलावा इसमें 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से पोस्टिंग्स होती हैं, एक होती है फाइनेंस एडवाइजर की, एक होती है फाइनेंस सेक्रेटरी की। ये दोनों जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जिस भी तरीके का कंट्री में सिनेरियो है उसे एनालिसिस करके आरबीआई को नोटिफाई करते हैं, या उसकी जो भी मीटिंग्स होती हैं जो कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए होती है उसमें वो अपने सजेशंस देते हैं। इसके अलावा 10 अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। ये 10 अपॉइंटमेंट्स डिफरेंट फील्ड्स में होती हैं, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ही डाइवर्स एरिया है, तो उसमें हर फील्ड से एक्सपर्टाइज रखने वाले, स्पेशलाइज रखने वाले लोगों की 10 अपॉइंटमेंट की जाती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती हैं इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। आगे चल के हम बात करते हैं आरबीआई की सब्सिडरीज की। तो आरबीआई की सब्सिडरीज और एक होल्डिंग कंपनी में क्या फर्क होता है, इसको हम आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। जो एक होल्डिंग कंपनी होती है उसका खुद का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि वो कंट्रोल करती है केवल। यू कैन कंसिडर इट अ होल्डिंग कंपनी एज अ कंट्रोलर। वो केवल कंट्रोल करती है सब्सिडरीज को, और जो सब्सिडरी होती है उसके एसेट्स, उसके स्टॉक्स, उसके सारे डिसीजन मेकिंग, ये सब उसकी होल्डिंग कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है। सब्सिडरी किसी भी पेरेंट कंपनी की एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका डायरेक्ट कंट्रोल होल्डिंग कंपनी के पास होता है। तो आरबीआई की 3 सब्सिडरीज हैं। फर्स्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसको डीआईसीजीसी नाम से जाना जाता है। तो जब भी आप बैंक्स में अपने पैसे सबमिट कराते हैं, आपका कोई अकाउंट या डिपॉजिट्स होते हैं, उनके लिए जो डिपॉजिट के ऊपर गारंटी दी जाती है, जो उसका इंश्योरेंस किया जाता है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। तो पहले ये लिमिट 1 लाख तक थी कि अगर आपके अकाउंट को किसी भी कारण से आपकी मनी को हार्म हुआ है, किसी थेफ्ट की वजह से, किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, तो आपको 1 लाख तक रिटर्न होता था, रिफंड होता था इंश्योरेंस के थ्रू। बट अब वो अमाउंट बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। तो 5 लाख इज द करंट अमाउंट। इसी ईयर इसमें अमेंडमेंट हुआ है। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक इज द अनदर सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो कंट्री में 1987 में एस्टेब्लिश किया गया था फॉर इंक्रीजिंग द हाउसिंग लोन एंड फैसिलिटीज, फाइनेंसिंग इन द हाउसिंग सेक्टर। इसके लिए इसे एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसे कि बीआरबी एनएमपी नाम से जाना जाता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है आरबीआई की, जो कि नोट छापने का काम करती है, नोट
या सिक्योरिटी पेपर्स को छापने का काम करती है। आगे हम नोट्स और कॉइन्स कहाँ प्रिंट होते हैं, किस तरह से होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो नोट प्रिंटिंग प्रेस जो इंडिया में है वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर आती है। एक के बारे में हम जान चुके हैं, BRB NMP। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द अनदर गवर्नमेंट ओन्ड सब्सिडरी। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, इसे RBI ओन करती है। तो ये 2 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं इंडिया में। तो जो भी हायर डिनोमिनेशन नोट्स होते हैं वो यहाँ पब्लिश किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं, और जो भी लोअर डिनोमिनेशन नोट होते हैं उन्हें यहाँ पर प्रिंट किया जाता है। तो मैसूर और साल्बोनी पश्चिम बंगाल में है। इन 2 जगहों पर जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं वो BRB NMP के अंडर आती हैं, और जो देवास और नासिक में है वो SPM CIL के अंडर आती है। आगे बढ़ते हैं, कॉइन्स एंड नोट्स। तो किस नोट और कॉइन को कौन प्रिंट करता है इसके बारे में जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपीज नोट और कॉइन को प्रिंट करती है। इसके अलावा RBI 2 रुपीज और इससे हायर डिनोमिनेशन जो भी नोट होते हैं उन्हें प्रिंट करती है, पब्लिश करती है। तो आपने जनरली देखा होगा कि सिग्नेचर जो है वो 1 रुपी नोट पे होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, और जितने भी अदर नोट्स हैं उन पे RBI गवर्नर के सिग्नेचर और उनका डिक्लेरेशन होता है कि मैं धारक को ये नोट खर्च करने का देता हूँ। हाईएस्ट डिनोमिनेशन जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कितना रखा जा सकता है नोट्स का, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन किसी कॉइन का हो सकता है 1000 रुपीज, एंड किसी भी नोट का हो सकता है 10,000 रुपीज। ऑल्दो करंट सिनेरियो में 2000 रुपीज नोट जो है वो हाईएस्ट डिनोमिनेशन वर्किंग नोट है, और कॉइन 10 रुपीज जो है वो हाईएस्ट डिनोमिनेशन पाया जाता है। मिंट्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ कॉइन्स छापे जाते हैं, इसको टकसाल के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। तो कॉइन्स जो होती हैं वो मिंट में बनाए जाते हैं, और इसको याद करने के लिए आपके पास ट्रिक है MKHN। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा में 4 कॉइन मिंट्स हैं, और कॉइनेज एक्ट 2011 आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। इसका लिंक भी हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो RBI जिस आधार पे वर्क करता है उसे कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। RBI के पास उसका खुद का एक पूल है जिसमें वो मनी और फॉरेन एक्सचेंज रखता है। तो वो किस तरह से डिसाइड होता है कितना मनी RBI के पास खुद पर होना चाहिए, सो दैट वो जब भी जरूरत पड़े तो इन्फ्यूज कर सके, गवर्नमेंट को दे सके, या फिर जब भी इन्फ्लेशन हो तो वो मार्केट में मनी प्रोवाइड करा सके। इसके लिए RBI का एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम है जिसमें कंसिडर कीजिए अगर उनके पास 2000 करोड़ रिजर्व है तो उसमें से 1015 करोड़ रुपीस उनको जो मनी है वो उन्हें गोल्ड की फॉर्म में रखना पड़ेगा, और जो 85 करोड़ है वो फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में अपने पास हमेशा सेव रखेंगे। ये मिनिमम रिजर्व RBI हमेशा मेंटेन करके रखता है। तो फंक्शंस ऑफ RBI पे आते हैं। इसके जो RBI के फंक्शंस है उसमें सबसे फर्स्ट है मेकर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है बाई मंथली पब्लिश की जाती है, उसको RBI पब्लिश करता है, और पहले ये वर्क प्योरली RBI द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इसके लिए एक अलग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई है जो कि हेडेड होती है गवर्नर ऑफ RBI के द्वारा। तो अभी भी ये वर्क RBI द्वारा ही किया जाता है, लेकिन क्योंकि एक बहुत ही हेक्टिक टास्क है इसलिए इसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कमेटी बना दी गई है। इसके अलावा इश्यूअर ऑफ करेंसी, तो हमारी कंट्री में जितने भी करेंसी नोट्स कॉइन्स होंगे वो सब RBI द्वारा ही इशू किए जाते हैं। बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंक को जैसा कि आपने अभी रिसेंट टाइम्स में देखा है कि गवर्नमेंट को जब जब भी मनी की जरूरत होती है तो RBI उनको मनी प्रोवाइड करवाता है, इन्फ्यूज करता है गवर्नमेंट को। जो भी उनके पास एडिशनल या सरप्लस मनी होता है वो RBI गवर्नमेंट को दे सकता है अगर गवर्नमेंट को जरूरत है तो। इसके अलावा RBI इज ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक। सो बैंकर्स लास्ट होप इज RBI। जब भी बैंक को जरूरत होती है मनी की तो बैंक RBI से मदद लेते हैं, वो RBI से लोन ले सकते हैं, RBI से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं और उनको वो बाद में चुका सकते हैं।
कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो कंट्री में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है वो सब आरबीआई के अंडर आता है। आरबीआई एज अ कस्टोडियन वर्क करता है उसके लिए। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, तो इफ इन एनी केस इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन गोज बैंकरप्ट, एनी बैंक गोज बैंकरप्ट और इवन द गवर्नमेंट गोज बैंकरप्ट, देन आरबीआई lends money to that organization as a last resort. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आरबीआई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि इसका नेशनलाइजेशन 1949 में किया गया था। 1949 से पहले कुछ प्राइवेट एंटिटीज थी जो आरबीआई को होल्ड करती थी और जो टोटल कैपिटल वैल्यू उस वक्त आरबीआई का था वो था 5 करोड़ रुपीज। अगर इंडियन गवर्नमेंट को एक सेंट्रल बैंक बनाना था जो कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट कर सके, तो उनके पास उसका पूरा कंट्रोल होना जरूरी था। फॉर दिस आरबीआई was nationalized so that government can take decisions and government can take firm decisions based on that. इसके लिए उन प्राइवेट एंटिटीज को पे ऑफ किया गया जिनके भी आरबीआई में टैक्स थे। 5 करोड़ रुपीस था, 5 लाख शेयर्स थे प्राइवेट एंटिटीज के और हर को 100 रुपीज पे आउट किया गया पर शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग, और 5 करोड़ रुपीस ओवरऑल गवर्नमेंट ने पे आउट किए और इसको नेशनलाइज किया। और इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स और जो नोट्स पेपर प्रिंट किए जाते हैं वो होशंगाबाद एमपी में प्रिंट किए जाते हैं सिक्योरिटी पेपर मिल पे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है जो पूछा जाता है कई एग्जामिनेशन में कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज मिस्टर ऑसबॉर्न स्मिथ हु वाज मेड द गवर्नर इन 1935 as the RBI was established in the same year. But the first Indian governor was Mr. C.D. Deshmukh. And there is a note that no prerequisite qualification is required to become RBI governor. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे करंट गवर्नर जो हैं मिस्टर शक्तिकांत दास, वो पहले एक ब्यूरोक्रेट थे, इंडियन गवर्नमेंट के साथ वर्क करते थे। उनकी क्वालिफिकेशंस इकोनॉमी रिलेटेड नहीं है बट फिर भी वो आरबीआई गवर्नर बन सके क्योंकि देयर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम आरबीआई गवर्नर। बस इकोनॉमिक की इंफॉर्मेशन नॉलेज होना जरूरी है एंड गवर्नमेंट ये अपॉइंटमेंट करती है, तो जिस भी पर्सन को वो इस पोजीशन के लिए परफेक्ट पाते हैं वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं। टूल्स ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल मनी फ्लो, तो एज आई टोल्ड यू कि आरबीआई का एक वर्क मनी फ्लो कंट्रोल करना भी है कंट्री में। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन किसी भी सिनेरियो में मनी का जो फ्लो होना चाहिए कंट्री में, उसके लिए एक फाइनेंशियल ईयर एस्टेब्लिश किया जाता है थ्रू आउट विच जो बजट है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंस हुआ या नहीं, किस तरह से कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को रिटेन करना है वो होता है। करंट जो फाइनेंस ईयर है वो 1 जुलाई से 30 मार्च रखा गया है क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस 19 इंडिया हैड टू टर्मिनेट इट्स करंट फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो जनरली ये 31 मार्च तक होता है लेकिन इस ईयर 1 जुलाई से 30 मार्च तक ही इसको रखा गया। जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार इस बार नई बनी थी मई में, जिसके बाद 1 जुलाई को निर्मला सीतारमण जी ने अपना नया बजट पेश किया था और उसी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर माना गया था, लेकिन इस ईयर हमें अपना फाइनेंशियल ईयर में कुछ चेंजेस करने पड़े। रेपो रेट के बारे में बताते हैं। ये आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। रेपो रेट इंक्रीज करने से मार्केट में मनी फ्लो को वो कंट्रोल कर पाते हैं आरबीआई, क्योंकि ये वो रेट है जिसपे मनी बैंक्स को देती है एट शॉर्ट टर्म 14 डेज टाइम। आरबीआई लैंड्स मनी टू बैंक्स एट शॉर्ट टर्म रेट 14 डेज एट दिस रेट रेपो रेट। आरबीआई जनरली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट के साथ में जो नई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी रेट वगैरह अपडेट करते रहते हैं जैसी मार्केट की सिचुएशन होती है उस अकॉर्डिंग। रिवर्स रेपो रेट इज जस्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट इन विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स एट शॉर्ट टर्म। तो जब भी आरबीआई को मनी की जरूरत होती है तो वो बैंक से बोरो भी कर सकती है। इस तरह से वो मनी को अपने पास, जो मार्केट में अगर मनी का फ्लो ज्यादा है तो वो उसे अपने पास वापस ले सकती हैं। जब भी वो रिवर्स रेपो रेट कम कर देती है तो बैंक्स आरबीआई को
मनी बोरो करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। जो बेसिस पॉइंट है 1%, जो आपने देखा होगा आरबीआई की रेपो रेट्स और जो भी रेट्स होती हैं उनमें 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। कभी भी आपको परसेंटेज में नहीं, हमेशा बेसिस पॉइंट में ही बताई जाती है रेपो रेट। जो कैश रिजर्व रेशियो है करंटली, विच मीन्स कि बैंक्स जो होते हैं उन्हें कुछ डिपॉजिट जो उनके पास होता है मनी का, वो आरबीआई को देना होता है इन फॉर्म ऑफ कैश, सो दैट इन केस द बैंक गोज बैंकरप्ट और इन केस ऑफ एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो बैंक के डिपॉजिटर्स हैं जिनको कि बैंक को रीपे करना है, बैंक उनको रीपे कर सके इस कैश के थ्रू। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो is another important term which is asked in examinations. So bank has to keep some percentage of money to themselves in form of gold and or bonds. जैसा कि आपको पता है कि गोल्ड और बॉन्ड्स जो होते हैं यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स, ये लिक्विड मनी के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट एसेट्स माने जाते हैं। तो अगेन इन केस ऑफ सम फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर गोल्ड और बॉन्ड्स बैंक के पास रखे हुए होंगे तो बैंक उनको सेल आउट करके सबसे पहले अपने रिपेमेंट कर सकता है। इसलिए ये एक पर्टिकुलर रेशियो होता है जो हर बैंक को मेंटेन करना होता है, जो भी आरबीआई के अंडर शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उन्हें। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। So if you like this video, if you found this information good, then like the video, share it with your friends and subscribe to IBPS Winners for more such videos.